सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मियां नवाज शरीफ की ज़मानत होगी नहीं होगी, आज ये मामला तय हो चुका है और वो जो कि पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा इस मामले पर गुफ्तगू की जा रही थी, अब एक नतीजा उसका सामने आ चुका है कि 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ को ये हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। तोशा खाना केस में जो उनके वारंट थे वो मुअत्तल हो चुके हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में अल अजीज़िया केस में भी अब उनको गिरफ्तार ना करने का वाज़े तौर पर हुक्म सामने आ चुका है। यानी अब उनकी पार्टी बड़ी क्लियर है। बहुत सारी राय ऐसी सामने आ रही थी कि वो कन्विक्टेड हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं, तो उसके साथ उनकी हिफाजती ज़मानत को मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल आज अदालत में उनके वकला ने, आज़म नज़ीर तारर और अमजद परवेज़ एडवोकेट ने न सिर्फ ट्रायल कोर्ट को मुतमईन किया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मुतमईन किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जज साहिबान को मुतमईन करने के बाद ये ज़मानत ली गई। और फिर साथ ही एक तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ ने अब आज ही आप ये समझें कि अपनी इंतखाबी मुहिम का भी जैसे आगाज़ कर दिया है। आज एक नया पार्टी तराना लॉन्च किया गया। अब उसके बोल बड़े दिलचस्प हैं, चूंकि जो इनका पिछला पार्टी का तराना था वो था कि वोट को इज्जत दो, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो। जबकि आज जो तराना लॉन्च हुआ है उसके जो चंद बोल हैं वो ये हैं कि आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। यानी वो जो एक बयानिया था एहतसाब का, मज़ाहमत का, अब वो तब्दील होते हुए वो एक तरक्याती बयानिए, एक मुआशी बयानी की जानिब कन्वर्ट हो चुका है। तो मियां नवाज शरीफ जब 21 तारीख को आएंगे, कितना माहौल को गर्मा पाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनकी सबसे बड़ी हरीफ जमात इस वक्त नज़र आ रही है, तो उनकी जानिब से भी अब मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वो ये कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मियां नवाज शरीफ को है, हमें नहीं दी जा रही। 3 नवंबर को वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जलसे का ऐलान कर दिया है और ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कही है कि यह साबित हो गया कि लंदन से बैठकर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता है। अब किस अंदाज में सियासी जमातें कैंपेन करेंगी, एक दूसरे पर यह तनकीद होती रहेगी। मियां नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मजीद कितने कानूनी चैलेंजेस उनके लिए मौजूद हैं, और आज भी उस तकरीब में बार बार उनको चौथी बार वज़ीर आज़म कहा गया, तो क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन हो सकता है और इसमें कितना अरसा लग सकता है, और इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मुख्तलिफ सियासी जमातों का इस पर क्या मौक़िफ़ है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जहांगीर जदून माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो जदून साहब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, चूँकि ये आज एक बड़ा कानूनी मामला था और मुख्तलिफ आरा थी, राय इस पर मुनक़सिम थी। जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी कुछ ये कह रहे थे कि कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, ये प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ का ये ख्याल था कि ये मेरिट पर नहीं मिला करती है बेल, ये तो बहरहाल मिलेगी चूँकि वो अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। और अब 24 तारीख का वक्त, हम तो ये समझ रहे थे कि पीर तक का वक्त मिलेगा, यहाँ तो मंगल तक का वक्त मिल गया है। आपको कोई हैरानगी, आपके तासुरात इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो उनका बाहर जाना था वो एक लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर से वो बाहर गए हैं, और उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी PTI की, पूरी कैबिनेट के उनका नाम ECL से निकाला वो हो गए हैं। वहाँ पे ये मतलब कोई इस तरह नहीं है कि वो भाग के गए हों या कोई इस तरह के जो ऑर्डिनरी कोर्स में होता है जो अवार्ड करते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो भेजती है उसके पास वो भी इख्तियार होता है कि उसको बंदे को वापस भी मंगा सकती है। तो हमने कई लोग देखे हैं बाहर से, गवर्नमेंट ने जब चाहे तो वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं अपनाया गया तरीका कि उनको वापस गवर्नमेंट वहाँ से ला सके। तो वो जब गए हैं तो उसके बाद फिर जब उनकी अपील डिसमिस हुई है तो कोर्ट ने आर्डर कर दिया था कि जब वो अपील बहाल कराना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए या कैप्चर किया जाए, तो वो दोबारा आके कोर्ट में रिज्यू कर सकते हैं। अब जब आज जो अपने इस नुक्ते को आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये एक ज़िमनी सवाल निकल रहा है कि आप क्या उस वक्त की गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी? आपने कहा कि हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम किया नहीं, बयानात तो बड़े उस वक्त हम देखते हैं कि एक तरह से बयानात की गोलाबारी होती थी, अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो क्या इंटेंशन नहीं थी? देखिए ना, अगर आप मुझे बहुत टेक्निकली बात करूंगा मैं तो एब्सकॉन्डर का मतलब होता है ये जो 87-88 की कार्रवाई होती है, तो वो जो प्रोसेस सर्वर होता है वो ये कहता है कि बंदे की वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, वो अपने आप को कंसील कर रहा है प्रोसेस से। तो ये तो दुनिया के हर बंदे को पता था कि मियां नवाज शरीफ कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो उस गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है जो भेजा था उन्होंने, गवर्नमेंट ने, वो नहीं चाह रहे थे या वो नहीं ला सकते थे। तो जब वो खुद आना चाह रहे हैं और कोर्ट को फेस करना चाह रहे हैं, वो दूसरा कोर्ट देखे ना,
एक एजेंसी आगे कहती है जिसका केस है नैब का, वो कहते हैं जी हमें तो उनकी अरेस्ट की ज़रूरत नहीं, अगर वो कोर्ट में खुद आना चाहते हैं तो आ जाएं अपनी अपील, हम मेरिट पे बात कर लेंगे, बहाल करना चाहते हैं। कल को अगर मैं मिसाल देता हूँ, ट्यूसडे को आके एजेंसी कहती है जी अगर आप इनकी सज़ा जो है 426 पे सस्पेंड करते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो फिर उसमें मैं आप और दूसरा बंदा तो नहीं कहने नहीं। अब क्योंकि नैब का जो प्रोसिक्यूटर है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, जो प्रोसिक्यूशन है, जिनके पास अख्तियार है इस चीज़ का कि वो केस विड्रॉ करें, केस को चलाएं, अपील जो है वो अपनी वापस लें या उनकी अपील पे बहस न करें, ये सारा अख्तियार जो प्रोसिक्यूशन का वो एक जहांगीर साहब, ये अगर 24 को ना पेश हुए तो उस दिन तो फिर वारंट बहाल हो जाएंगे। तो बड़ा वाज़ेह अदालत ने कहा है कि 24 तक की मोहलत है, अगर आप पेश नहीं हुए तो फिर वारंट को बहाल समझें। नहीं, डेफिनेटली उनको 24 को वो पेश होंगे, क्यों नहीं होंगे। अगर एक कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देती है तो दोबारा मेरे तो नहीं अंदाज़ा कि वो नहीं पेश होंगे। उनका तो आने का मकसद था, वो आ गए। अभी जलसा हो जाता है 21 का, तो डेफिनेटली 24 को दोनों कोर्टों में पेश होंगे। नैब की जो ट्रायल कोर्ट है उसमें भी जाएंगे और हाई कोर्ट में भी। तो फिर आगे जो हाई कोर्ट फर्दर आर्डर करेगी या उस पर कोई अगर उस दिन पे कोई बहस होती है, हो सकता है उनकी कोई सैटरडे को या मंडे को कोई और एप्लीकेशन 426 की आ जाए कि जी सजा सस्पेंड करें, तो फिर उस पर भी बहस हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि नैब तो ऑलरेडी नोटिस पे है, नैब को पता है, नैब मौजूद होगी। तो ये अब देखें हालात किस तरह अनफोल्ड होते हैं तो पता नहीं है, लेकिन अब जो कानूनी तरीकाकार है वो तो यही है कि नैब आएगी तो नैब अगर कहते हैं जी हम बहस करना चाहते हैं बहस करें, वो कहते हैं जी नहीं है जी या इसमें कोई वजन नहीं है, तो कोर्ट फिर फर्दर आर्डर कर देगी। ठीक है, अब जहांगीर साहब आगे क्या होगा, मैं इस पर आपके पास आता हूँ दोबारा। ज़रा हाशिम डोगर साहब, ये पिछली हुकूमत के भी वो 2.5 साल गुजरे कि जिसमें मियां नवाज शरीफ बाहर रहे। अब जिस तरह जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ला नहीं सकती थी, चाहती नहीं थी, कोई अमली तौर पर कदम उठाया नहीं गया, उनके वेयर अबाउट्स तो पता थे, सबको पता था मियां साहब कहाँ पर अपने अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लंदन में वो मौजूद हैं, कहीं कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया। ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि कोशिश नहीं की पिछली हुकूमत ने, या फिर वो चाह ही नहीं रही थी। और फिर अब आज जो फैसला हुआ, मियां साहब वापस आ रहे हैं, चलें कम अज़ कम आप ये कहेंगे आ तो रहे हैं, इस सिस्टम का पार्ट तो बन रहे हैं। अब आगे जो कानूनी चैलेंजेस हैं फिर उस पर आगे देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये दो आपने मेरे से सवाल पूछे हैं, तो पहला मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करते हैं, वापस वो अपने मुल्क में आ रहे हैं। मगर उसमें ज़रूरी बात यह कि वो करने क्या आ रहे हैं। अभी तक मासवाए ये एक तराना रिलीज़ होने के, या तो बताएं कम से कम आवाम को इत्मीनान में लें कि जी आप क्या ऐसे मुआशी स्टेप्स उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं उसमें गरीब आदमी की जो रोटी के लिए जंग है या जो मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, इससे बड़ा और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर उन्होंने उसी टीम के साथ वापस आना है जो टीम उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में भेजी थी, तो फिर तो ये अकल से ऊपर वाली बात है कि जी वो क्या करेंगे। अगर वही इसहाक डार साहब होंगे, बाकी वज़रा भी कैबिनेट में वही होंगे, तो मेरी तो समझ में नहीं आता। हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि जो अपनी उनकी ज़ाती कोई दौलत है उसमें से कोई 2, 4, 5 अरब डॉलर ये इंजेक्ट कर दें मुल्क की मईशत में, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे तो बिल्कुल, मैं समझता हूँ इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि आवाम बिल्कुल इनकी 16 माह की कर्दगी की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस है, कोई उम्मीद नहीं रखती। और मियां नवाज शरीफ साहब को जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो किसी और पार्टी के वोटर्स को राज़ी करना तो बाद की बात है, पहले उनको अपनी जमात के वोटरों को राज़ी करना पड़ेगा। तो ये अब जब वो आएंगे, वो अनफोल्ड करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है इस पर तबसरा मुनासिब होगा। बाकी तो नैब ने, हमें भी पता है कि 24 को क्या कहना है, वो कह देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये सब कुछ होता नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है कि इनको पिछली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, परसू नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने इनको भिजवाया था उन्होंने नहीं करने दिया, और उसके बाद फिर वो मामला अदालत में नहीं जा सके। अच्छा, तो अब ये तो ज़ाहिर गवर्नमेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट के मेंबर्स थे उन्होंने विजिट भी किया, उन्होंने देखा भी, उन्होंने चेक भी किया, रिकमेंड भी किया। बहरहाल चलें, आपका इस पर ये कमेंट तो आ गया, लेकिन अब ये मुआशी प्लान वो बता रहे हैं, वो तो मुल्क को मुश्किल से निकालने आ रहे हैं। उनकी पार्टी पहले ही बयानियाँ बना चुकी है कि नवाज शरीफ आएंगे तो फिर अब हम ये हमें काम करने हैं, हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है। टीम तो ज़ाहिर है वही होगी डोगर साहब, उसमें इसहाक डार साहब के अलावा और कौन, शायद रिप्लेसमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब आ जाएं, लेकिन उनके तो अभी पार्टी से रवाबित ऐसे हैं नहीं कि वो आ सकें। तो ये तो आपका नुक्ता सही है कि
टीम कौन सी आएगी, मौशी टीम क्या होगी, पीडीएम से जो गवर्नमेंट में वो लोग नहीं परफॉर्म कर सके उससे क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? कुछ आपको अंदाजा हो रहा है कि कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा? जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी डोगर साहब आपसे। हेलो जी डोगर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, वो तो मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि हमें तो कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही कि वही टीम होगी, वही सारे लोग होंगे, कमोबेश वही इनके एमएनएज होंगे, एमपीएज होंगे, जितनी भी ये सीटें जीतेंगे। तो बिल्कुल मायूसी है और हमें कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे तो कम से कम नहीं है इनके वापस अगर ये इक़्तिदार में चौथी बार आ जाते हैं। सही। तो डोगर साहब फिर अब चलें, जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, फिर मौलाना साहब की जमात और दीगर जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अच्छे खासे एक मुश्किल हालात को फेस कर रही है। अब इन्हीं जमातों में से किसी को अगर इलेक्शन होते हैं और ज़ाहिर जनवरी के आखिर में अब तक की इत्तलात के मुताबिक होने जा रहे हैं, तो इन्हीं जमातों में से कोई आएगा, इख्तिदार संभालेगा। तो ये सब तो पीडीएम में भी पाकिस्तान के अवाम इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अब अगर इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है, ये कोई बेहतरी नहीं ला सकते, तो फिर ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के अवाम के पास? मैं तो समझता हूँ कि जब तक इसमें जैसे अभी हमने कुछ माजी में देखा 2-3 माह में कि जो डॉलर है वो 340 पे पहुँचा और उसके बाद फिर क्लियरली नज़र आया कि पाकिस्तान आर्मी ने, उनके चीफ ने, उनकी जो टीम है उन्होंने अपना रोल इसमें अदा किया, स्मगलिंग के ऊपर हाथ डाला, ये जो वापडा के मसाइल थे इलेक्ट्रिसिटी के उसके ऊपर भी उन्होंने अपना काम किया, जिसकी वजह से हमें वाजे एक तब्दीली नज़र आई, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आई। तो या तो ये मिल के रोल अदा करते रहें जो भी गवर्नमेंट हो और उसके साथ इसी डेडिकेशन के साथ फौज सपोर्ट करे, तो फिर तो कुछ बेहतरी आ सकती है। मुझे ये पॉलिटिकल सिस्टम में और अगर आपने खाली इन्हीं के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया तो फिर मुझे तो कोई बेहतरी कोई भी मैं समझता हूँ जमात आ जाए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इनको संभालना, इनको सीधा करना किसी भी जमात के शायद बस की बात नहीं होगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब उसमें अभी चूंकि आप लोगों की जमात अभी नई नई बनी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। अब आईपीपी का कोई जलसा, कोई इजलास, कोई मीटिंग, हमारे पास ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। आप लोगों की इस वक्त एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? जब कोई पार्टी में ज्वाइन करता है, पीटीआई से कोई आता है, कोई रहनुमा ज्वाइन करता है, तो हमें पता चलता है कि आईपीपी की एक्टिविटी हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? मंजर से बिल्कुल गायब है आपकी जमात तो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। पिछले दिनों जो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उनकी आपको पता है सेहत की काफ़ी देर से इश्यूज़ हैं, उनको 2 दफ़ा लंदन जाना पड़ा। इसी तरह अलीम खान साहब का भी मेडिकल चेकअप था तो वो भी नहीं थे। तो इत्तेफाक से कल ही हमारी जो है वो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है CEC की, जिसमें हमने एक पूरा अपना जो वर्कर कन्वेंशंस हैं, जो लोगों के साथ जो हमने मेल मुलाकात का सिलसिला है, तकरीबन 20 ज़िलों में हमने प्लान कर लिया है। और आपको मेरा ख्याल है कि जो पहला है वो 28 को है इसी महीने की, और फिर ये सिलसिला इंशाल्लाह तकरीबन हर हफ्ते में 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हमारे कन्वेंशंस नज़र आएंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो आजकल वलीमा कन्वेंशंस नून लीग कर रही है, मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, चलें, ये तो पता चलेगा आने वाले दिनों में जब आप मैदान में आएंगे कि ये जो तादाद है जो नून लीग निकाल रही है, इससे बड़ी तादाद आप लोग निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। जहांगीर जदून साहब, अब इस वक्त जो बयानिया नून लीग बना रही है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, अब 2 उनको सज़ाएँ हुई हैं, वो 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, 80 लाख पाउंड जुर्माना। तो ये उसके लिए तो ये सज़ाएँ ख़त्म हो, उनकी नाअहली ख़त्म हो, और इलेक्शन में जो वक्त रह गया वो सिर्फ 100 दिन का अंदाज़न रह गया है। तो ये 100 दिन में ये सब कुछ हो सकेगा? मियां नवाज शरीफ के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे? कानूनी तौर पर यह मुमकिन है या नहीं? नहीं, कानूनी तौर पे मुमकिन है। देखें ना कि 24 तारीख को उनका केस लग जाता है, तो मेरे हाल में अगर अपीलें हाई कोर्ट सुनना चाहती हैं, अगर पहले तो सज़ा उनकी सस्पेंड होती है जो उनको अपील करने के लिए कि आप बजाय जेल के आप कोर्ट में आ जाएं, तो उनको एक सज़ा सस्पेंशन का पहला रिलीफ जो अगर नैब चाहेगी या मेरिट पे जो भी होगा आर्गूमेंट के बाद मिल जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली वो ये कह सकते हैं नहीं कि मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो मेरी अपीलें काफ़ी अर्से से पेंडिंग है, मैं बाल करा के इनको सुनना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल में
हफ्ता 2 हफ्ते में कोर्ट डिसाइड कर देगी उनके अपीलों का जो भी फेट बनता है मेरिट पे, तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है। जहाँ पे वो डिसक्वालिफिकेशन वाली रुकावट है वो ऑलरेडी 5 ईयर जो है वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम कर दी गई है, तो उस पर हो सकता है कोई अगर अपोजिट पार्टी को कॉन्टेस्ट करती है तो करे, वो हो सकता है केस जो है मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर जाए फाइनली। लेकिन ये काम सारे हो सकते हैं, अगर वो इनकी अपीलें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उनको कोई इलेक्शन में मेरे ख्याल में नहीं कोई रुकावट रहेगी कॉन्टेस्ट करने में। अच्छा, तो चलें अब जदून साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। शौकत पराचा साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत पराचा साहब, आज के फैसले पर पहले तो ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को ये ज़मानत मिल गई, एक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन कई हल्के ऐसे भी थे, कुछ राय ऐसी भी थी जहाँ ये कहा जा रहा था कि कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, नहीं मिलेगी। बहरहाल ये रिलीफ तो उनको मिल गया। अब आगे आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं? ज़ाहिर 24 को वो अदालत में सरेंडर करेंगे, कानूनी तौर पर चैलेंजेस आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मियाँ साहब के लिए, या फिर इसमें कमी आएगी बतदरीज और आने वाले दिनों में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे वो? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपने खुद कहा कि एक्सपेक्टेड था, तो वही हुआ, एक्सपेक्टेड था। अब अगर एक्सपेक्टेड था तो फिर सिर्फ यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, एक्सपेक्टेड तो फिर जो मुस्लिम लीग नून और मियाँ साहब खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अगले मराहल भी हैं, और अगले मराहल यही हैं कि जब 24 तक एक्टिव बेल है, सरेंडर करेंगे। इसी केस में आई एम सॉरी अगर जदून साहब पहले ये बात कर चुके हों, क्योंकि मैं तो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। इसी केस में को पहले ही रिलीफ मिल चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफ्दर साहब को एग्जैक्टली इसी केस में रिलीफ मिल चुका है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दो बंदों को रिलीफ मिल जाए सिमिलर उसी केस में, एग्जैक्टली उसी केस में, और बाकियों को ना मिले। दूसरी अहम चीज़ ये है कि एवन फील्ड वाला केस था या वो इन्वेस्टमेंट वाला केस था, उसमें तो मियाँ साहब को रिलीफ पहले मिला था। इस केस में सिर्फ इसलिए वो इनको अब्सकंडर करार दिया गया था, नॉट बिकॉज के इस केस के मेरिट पे ये वो प्रूवन गिल्टी हो चुके हैं या जो हाई कोर्ट में वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, नहीं, सिर्फ इसलिए था कि वो खुद चूंकि पेश नहीं हुए तो इसलिए उनको बेल नहीं मिल सकती, और उनका राइट ऑफ बेल वाज केप्ट पेंडिंग, वो टाइम बार नहीं रखा गया था मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए, और प्लस कोई भी एक्यूज हो, अदालत के नज़दीक हमदर्दी जो अदालत की है एक जस्टिस सिस्टम में, वो एक्यूज के साथ होती है। तो मुझे यही लगता है कि अब आने वाले हालात के जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा। मियाँ साहब वैसे कभी ना आते अगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन की आपने बात की कि एक्सपेक्टेड था, तो लिहाजा उनको रिलीफ मिलेगा। अब दूसरी बात है पॉलिटिक्स की, ये बहुत चैलेंजेस हैं, खास तौर पर जब खुद मुस्लिम लीग नून। अच्छा पराचा साहब, काइंडली पराचा साहब अगर आप इजाज़त दें तो ये जो इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, हम इस पर डिटेल से ज़रा बात करते हैं। आप ही से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब मियाँ साहब की वापसी से पाकिस्तान की इस वक्त जो इंतखाबी सियासत है उसमें क्या तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं, दूसरी जमातों के लिए अब ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया होगा वो किस हद तक लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद इन तमाम पॉइंट्स पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हार्ड एक स्टांस सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि एक शख्स की वजह से इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया और रोक के रखा गया, और अभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा रही है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी वो एतराज़ हर रोज़ दोहराते हैं, और उनकी जमात का हर रहनुमा ये बात करता है कि उनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो शौकत पराचा साहब, ये क्या इस माहौल में हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे? अगर ये परसेप्शन अगर एक सियासी जमात बना रही होगी दूसरी सियासी जमात के बारे में, तो इलेक्शन जब भी हो, वो जनवरी में हो, वो फरवरी में हो, क्या वो आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन कहला सकेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। मैं दो एस्पेक्ट्स पे बात करना चाह रहा हूँ। नंबर वन कि ये इलेक्शन टाइम है, ये कैंपेन का टाइम है, और लोगों से बात करने का टाइम है। हर सियासी जमात जो उसकी रिजर्वेशन हैं वो भी बयान करेगी, और जो उसके प्लस पॉइंट्स हैं पॉलिसी के हवाले से वो भी बयान करेगी। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये बात कर रहे हैं तो वो भी तो एक जलसे में खड़े होकर ही कर रहे हैं ना।
वो पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है का पैगाम, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, उन तक पहुंच रहा है। लेकिन इसी तकरीर में वो बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे हैं कि हमें नफरतें ख़त्म करना है, हमें गाली गलोच और चोर चोर कहने से आगे बढ़कर इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ये सारा एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से है, आने वाले इलेक्शन के हवाले से। अब दूसरी बात जो आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, हर सियासी जमात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन नून लीग के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली और इनके एक लीडर कह भी गए थे कि हमें तो यहाँ रख के हमें हुकूमत दी गई, कि उस वक्त जो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी, मैं उस पर नहीं जा रहा कि अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन बकौल उनके वो कारकर्दगी इतनी बुरी हो चुकी थी कि हमें रियासत को बचाना था, हमने सियासत कुर्बान की। पीपल्स पार्टी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का वो कैबिनेट मेंबर्स देख लें, कुछ पोस्टिंग्स के हवाले से वो बात करते हैं। मसलन पंजाब में तो वही जो पोस्टिंग्स हैं बरकरार है। सिंध में जैसे नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिए गए, हर लेवल पे पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिए गए। फिर जो डेवलपमेंट फंड थे स्पेशली जो पंजाब में रिलीज किए गए वो ट्रांसफर भी कर दिए गए, और पीडब्ल्यूडी उन पर अमल दरामद कर रही है उन स्कीमों पे। सिंध वाले जो सारे डेवलपमेंट फंड थे वो तो रोक लिए गए। अब तो वहां पर खास तौर पर जो सैलाब ज़दगान के घरों के हवाले से बातें थी, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो फंड थे वो तो रिलीज अभी नहीं है। तो हर पीटीआई के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी अगर ये कहें कि पीटीआई भी इलेक्शन जीते तो उनको हुकूमत करने दी जाए, तो ये बड़े दिल की बात होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहें कि अगर मेरे हाथ खुले हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मुखालफिन के हाथ बंधे होने चाहिए। तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि फ़ारूक हबीब साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं और बहुत सारे लोग कर जाते हैं, लेकिन कुछ है नहीं करते। अली मोहम्मद खान मर्दान से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शहरयार आफरीदी साहब कोहाट से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। खुद परवेज इलाही कह रहे थे कि जी अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती तो मैं 4 माह जेल में ना रहता। तो एक जो माहौल सियासत का है, उस सियासी शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक नाम इसमें आप ऐड कर लें पराचा साहब। जी, कुरैशी साहब के हवाले से देखें ना, कुरैशी साहब ने उनकी खानदान पे जो एक इम्प्रेशन था कि वो जी फसली बटेरे हैं, वो उड़ के चले जाते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कुरैशी खानदान ने ये साबित किया है कि नहीं, हम जो हमारा नजरिया है हम उस पर खड़े हुए हैं। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी केस पर सब जुडिस है, लेकिन कुरैशी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनके बेटे जैन कुरैशी साहब ने ये साबित किया है कि वो साबित कदम खड़े हैं इस वक्त। अब पराचा साहब ये बड़ा अहम आपने जो कि नुक्ता उठाया, मैं चाहूँगा हाशिम डोगर साहब भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। हाशिम साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल, पीपल्स पार्टी कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस वक्त ये मौक़िफ़ है। शफकत महमूद साहब ने आज जो गुफ्तगू की है वो कह रहे हैं कि हमें तो बराबरी के मौके नहीं मिल पा रहे। अब इस पर आपकी जमात का जो रिएक्शन है वो भी दीजिएगा, और एज पॉलिटिशियन ज़ाहिर है आप लोग की एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रही है, ये मौके होने चाहिए नहीं होने चाहिए इलेक्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। और जब बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये एक शख्स के लिए इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया, तो ये इसको संजीदा लेना चाहिए। ये वाकई ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन का आर्गूमेंट है, ये एक सियासी नारा है, या वाकई इस बयान में कोई दम है? उसमें ख़ास तौर पे जो बिलावल साहब ने फरमाया, थोड़ा सा अगर ये मतलब देखें ना, 1.5 साल ये लोग इकट्ठे हुकूमत में रहे और उस वक्त जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सबको ओन करनी चाहिए। आज वो खैर नहीं ओन कर रहे और वो सारा मलबा जो है वो नून लीग पे गिरा चुके हैं सारे ही। तो खैर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा नून लीग पे ही थी, क्योंकि जो मेन एक मेरे ख्याल है फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावा तमाम जो मईशत के साथ या जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील करती थी वो तो सारी नून लीग के पास थी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मैं इत्तेफाक करूँगा बिलावल भुट्टो साहब से। मुझे कराची या सिंध के हालात का तो नहीं पता, मगर पंजाब में तो ऑब्वियसली नज़र आता है कि
एक मखसूस जमात को, या चले मैं नाम ले लेता हूँ, नून लीग को फेवर किया जाता है, बल्कि किया जा रहा है। और अगर इन हालात में इलेक्शंस होते हैं, होने तो हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसमें काफ़ी आईब्रोज रेज होंगे, क्वेश्चंस उसमें आएंगे, और वो जो हर दफ़ा की तरह इलेक्शंस के बाद जो हार जाते हैं वो सारे इन शिकायत को लेके सामने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाले इलेक्शन हैं इनके बाद भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेड है, और शायद बहुत बड़ी सतह पे इन इलेक्शंस को भी कबूल ना किया जाए। तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप जैसे अब पीटीआई की बात है, इवन दो कि हम तो उसको छोड़ चुके हैं, मगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो इन 9 मई के वाकयात में नहीं है, और वो पीटीआई की तरफ से भी अभी आज भी सियासत करना चाहते हैं, तो उनको करने दें। मुझे तो कम से कम ज़ाती तौर पे हमें सारों को एक ही उसमें सफ में नहीं खड़ा करना चाहिए। तो वो भी करें, पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, हमारी जमात करे, हाशिम साहब, ये और कई एक उसमें से ऐसे लोग हैं होगा जो जितना बेहतर से आप लोग की पार्टी को एनवायरनमेंट ज्वाइन होगा, कर रहे हैं और आपकी उतना पार्टी फिर उन्हें उसकी वेलकम भी कर रही है। इलेक्शंस की एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर शायद जी बिल्कुल, हमने अभी फरक हबीब साहब आए और भी जितने लोग आए, जाहिर है एक जमात में रहे हम लोग सारे। आज अब देखें तो इस्तेकाम पाकिस्तान में तकरीबन 99.9% लोग वो हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ में खड़े थे। तो ये एक हमारा कुदरती, एक मैं समझता हूँ कि हमारा इस पार्टी में आना ही बनता था। पीडीएम के ख़िलाफ़ हम लोगों ने सियासत की, ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग के ख़िलाफ़ की, और 8-8, 10 साल, 20 साल से हम एक बयानिया लेके चल रहे थे। तो हम तो वो बयानिया हमने नहीं चेंज किया, इवन दो कि पार्टी अगर हमने चेंज की तो हम एक और पार्टी में भी हमारा बयानिया वही है कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो मिसमैनेजमेंट का है, करप्शन का है। तो हम आज भी उस पर खड़े हैं और इंशाल्लाह इसी पॉइंट पे हम आगे अपनी सियासत को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जदून साहब ज़रा एक लेमैन के लिए आप ये समझा दीजिएगा, जो 24 तारीख तक का अभी मियाँ साहब को रिलीफ मिला है, 24 को जब मियाँ साहब अदालत में पेश होंगे, सरेंडर करेंगे, तो ये इस सरेंडर के मायने क्या लिए जाएँ कि वहाँ से फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा, या फिर वो मजीद ज़मानत लेकर अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर इसी तरह ये समातों का सिलसिला चलता रहेगा? ये देखें, ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है और केस पे डिपेंड करता है। और जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है जिन्होंने केस बनाया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, आल्दो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये 3 रेफरेंस फाइल करें और 1 की बजाय 3 करें। फिर उन्होंने कहा जी हम अगर ये भी मेहरबानी कर दें 1 रेफरेंस फाइल कर दें, वो भी ना किया उन्होंने। तो अब वो अगर नैब आके बयान दे कि जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनकी एप्लीकेशन जो है 426 की अगर मूव करते हैं तो उस पर इनको रिलीफ दे दिया जाए, या वो आर्गूमेंट करते हैं, फिर आर्गूमेंट सुन के कोर्ट फैसला कर देती है, तो जाहिर है वो फैसले के पाबंद होकर कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसी के मुताबिक उन्होंने आगे चलना है। तो जदू साहब, अगर ये नैब नहीं काउंटर करता इस पूरे मामले को मियाँ साहब के, तो क्या इन सारे फैसलों को या उनकी ज़मानत को कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जाकर काउंटर कर सकती है, यानी उसके खिलाफ अदालत जा सकती है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है ना। देखें, अब जो कंप्लेंट होता है या जो महकमा होता है, अगर एंटी करप्शन का महकमा एक केस किसी में बनाए तो अब जाके दूसरा कोऑपरेटिव का या ज़राअत का महकमा तो नहीं कह सकते जी कि इनको इस तरह कर दो। तो वो जो एजेंसी है नैब, उसका काम ये था कि वो, नैब ने भी केस खुद नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है। तो अब वो अगर वो एजेंसी कहती है जी कोई एविडेंस, हमारी अपील जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो गई या वो आर्गूमेंट नहीं करना चाहते, आज इस तरह उसने कहा जी आपने किसकी स्टेटमेंट पे आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा जी कि आप कह दें कि अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो अगर आपने ट्यूसडे को आके वो ये कह देते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, 426 के भी इनके सज़ा सस्पेंड कर दें, तो कोर्ट फिर देखेगी मेरिट पे ये केस सुनती है। जदू साहब, बस आखिर में एक लाइन में बता दीजिएगा कि अगर ये इतना ही सिंपल है, नैब जाकर के हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो अदालत पूछेगी नहीं कि ये किस बुनियाद पर आपको एतराज़ नहीं है, जब पहले ये इतनी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है? तो ये इतना ही सिंपल और सादा होगा कि एक लाइन से मामला खत्म हो जाए। ये कल अदालत ने उनको कहा है कि अगर आप इस तरह कहते हैं तो हम अपील का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे डिपार्टमेंट की ये स्टेटमेंट है कि हम इनकी ये जो एप्लीकेशन है वो अदालत में आ रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाए आने का अपील वाल। अब फिर वो अगर अपील लगती है तो वो उसमें कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं करते। देखे ना कि एजेंसी है ना, तो आगे अगर वो कहते हैं अगर इन्होंने भी, नैब ने भी अपील की है केस के खिलाफ जिसमें इनको एक्विटल हुई है,
वो अपनी अपील वापस ले लेते हैं, ठीक है, या जो भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी बहुत बहुत होती है शुक्रिया जहांगीर वो जदून साहब, हाशिम डोगर साहब, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना यह है कि 24 तारीख को जब मियां नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे तो फिर उस दिन क्या कार्रवाई होती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की आशारिया अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये मुस्तहकम हमें कब नजर आएंगे और आने वाले दिनों में क्या माशी सूरत हाल पाकिस्तान में रहेगी। एक ब्रेक के बाद खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मुल्क की माशी अशारिये जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो गए। इस निगरान हुकूमत के दौर में हम देख रहे हैं चंद बेहतर फैसले होते हमें दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर आज पाकिस्तान का रशिया से जो एक मुआहदा हुआ है जिसमें सस्ते तेल की ख़रीदारी से मुताल्लिक तवील मुद्दती मुआहदा किया गया। पाकिस्तान चूँकि तेल का एक बड़ा इंपोर्टर है और पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पर भी इसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है और इतना भारी इम्पैक्ट पड़ता है कि फिर ज़ाहिर है कि हर लेवल पर खसारा और पाकिस्तान के ऊपर जो मनफी असरात हैं वो भी फिर मुरतब होते हैं। चूँकि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का जो फ़र्क है वो फिर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब इस फैसले से पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब होंगे और ओवरऑल इस वक्त जो इकॉनमी की डायरेक्शन है वो कितनी हद तक सही सिमत में जाती दिखाई दे रही है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा ये स्पेसिफिकली जो आज एक डिसीजन हुआ है रशिया से पाकिस्तान अब ये सस्ता तेल खरीदेगा, तो अब इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स इससे कितनी बेहतर होगी और एक आम आदमी तक इसके क्या असरात पहुँचेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं वो चूँकि बढ़ रही हैं और हम डिपेंडेंट हैं 70% तकरीबन इम्पोर्टेड ऑयल पे। तो अगर हम कहीं से भी ऐसा तेल जो कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट है, फॉर एग्जांपल $89-90 का ब्रेंट है, जो रशिया से हमेशा बात हुई है वो कुछ सस्ते तेल की हुई है, पहले भी कुछ शिप्स पाकिस्तान आई हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं और उसको रिफाइन कर सकते हैं जिस हद तक भी, तो हमारी ओवरऑल ऑफ कोर्स जो तेल की कीमत है जो लोगों तक पहुंचती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसको कम करेगा। पर अगर आप ओवरऑल इस वक्त देखें तो ये तो एक शायद अभी इसके असर आने में वक्त लगेगा, बट जो ओवरऑल तनाजुल इस वक्त की इकॉनमी का है उसमें स्मगलिंग को, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को, ईरान से जो तेल आ रहा है उसकी स्मगलिंग को रोकने को, होर्डिंग को रोकने को, डॉलर की जो एक मार्केट क्रिएट हुई थी जो इलीगल इलिसिट मार्केट थी उसको ख़त्म करना या बहुत कम करना, हुंडी हवाले पे थोड़ा सा काबू पाना, ये सब वो स्टेप्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो इस वक्त लिए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे रुपए की कीमत और उसमें दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट शुरू हो गई है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रुपया जहां मुस्तहकम हुआ 10-11%, फिर 2 दिन स्लिप हुआ, आज फिर मुस्तहकम हुआ। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को ऐसे ही काम करना चाहिए। हमारी जहाँ एक्सटर्नल पेमेंट्स आती हैं तो ये कमज़ोर होता है, जहाँ पे पेमेंट्स बढ़ती हैं यानी कि इनफ्लोज बढ़ते हैं डॉलर के तो ये बेहतर होता है। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 48 रुपीज़, पेट्रोल में 26 रुपये, डीजल में इस वक्त आपने एक कमी देखी। आई एम होपिंग कि इसके सेकंड राउंड इफेक्ट्स इकोनॉमी पे भी आएंगे, बट इससे बढ़ के अभी बहुत से पॉलिसी के काम, जैसे रशिया से तेल लेना एक पॉलिसी का जोज है, इस तरह के आपको बहुत से पॉलिसी के और काम करने हैं। पॉलिसी के कामों में IMF का प्रोग्राम करना, अपने खसारे को यानी कि मालियाती खसारे को संभालना, बिकॉज उसी की वजह से प्रिंटिंग होती है, PSDP को बेहतर टारगेट करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बेहतर टारगेट करना, ये 2-3 ऐसे काम हैं जो अगले आने वाले दिनों में हमने करने हैं। आपको मालूम है कि PIA इस वक्त एक डिफिकल्टी में है, उसको इंश्योर करना कि वो फ्लोट रहे और उसका कोई बायर हम ला सकें ताकि इसको ऑफलोड करना, ये सारे वो काम हैं। एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उस पर हमने अच्छा क्रैकडाउन किया है। सो ये एक और इस वक्त काम हुआ है। क्रैकडाउन से मतलब है कि जो लोग चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ FIR भी कटी हैं। पर देर पा चीज़ तो इनकी प्राइवेटाइजेशन या इवन हमने अगर कंसेशंस एग्रीमेंट मैनेजमेंट देनी है, आउटसोर्स करनी है तो वो काम करना। ये देखें, ये है एक ओवरऑल तो जो काम है। जी सॉरी टू कट डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो हम पिछले 6 माह में जो कार्रवाइयाँ देखी उससे हम एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो देख रहे हैं। अब ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए ज़ाहिर कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या वाकई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और ये वक्ती तौर पर तो लिए गए इक़दाम नहीं है? तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है उस पर कुछ कदम बढ़ाया है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बड़ा
जुज था जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को पनपने में मदद दे रहा था। अब ये एक बड़ा ही मुश्किल जुमला है जो मैंने कहा है कि ये काम तो बहुत ही गलत है ना कि आप 6.7 अरब डॉलर, और वो भी हमारे ही बैंकिंग चैनल से जा रहे थे या हमारे ही नॉन बैंकिंग चैनल से जा रहे थे, वो आप देखिए कि इतना बड़ा जो पुल आ रहा था हमारी मार्केट से, तो ये एक देरपा काम है, इसको अब कंटिन्यू करना है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ है, फिर हमने ये भी कहा है, हमने एक SRO इशू किया है और उसमें हमने ये कहा है कि ना सिर्फ हम चेक करेंगे बल्कि अब बैंक गारंटी भी मांगेंगे और कुछ अशिया को बैन करेंगे। ये हैं पॉलिसी मेजर्स जो आपको लेने थे, सो आपने लेने शुरू किए हैं, अब इस पे कायम रहें, इसको आगे बढ़ाएं। नंबर 2 जो पॉलिसी मेजर्स आपको लेने हैं वो IMF प्रोग्राम के जो टारगेट्स हैं, मेक श्योर कि वो मीट हो रहे हों, ये बहुत ही ज़रूरी है। पर आने वाले दिनों में एक एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की है, कुछ पॉलिसी मेजर्स की बात की है। अब पॉलिसी मेजर्स में एक्सपेंडिचर के बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स हैं जो आपने आगे जाके संभालने हैं, इसको चलाना है। थर्ड जो चीज़ है वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो पायदारी आएगी वो इन चीज़ों से आएगी। कीमत बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, कीमत तो गैस की भी बढ़ने वाली है, बिजली की बढ़ चुकी है, पेट्रोलियम की एडजस्टमेंट डाउन भी हुई, अप भी हुई। असल बात तो ये है कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट को तब्दील कर सकते हैं फ्रॉम अ गवर्नमेंट रन मार्केट इनटू अ कंपेटिटिव मार्केट, जिस तरह हमने अपनी एक कामयाब चीज दिखाई है बैंकिंग सेक्टर में भी, और एक आपने देखा कि कितनी सारी मोबाइल की कंपनीज पाकिस्तान में आई और एक टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली आई फ्रॉम वन PTC टू ऑल दिस दैट हैपेंड। आप जिस सेक्टर में काम तो डॉक्टर साहब, अगर ये इन पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन करनी है और स्मूथली इनको रन करना है तो सिविल गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप और उनका आपस में ताउन बहुत ज़रूरी है। तो ये इस वक्त की ज़रूरत को आप मीट होता देख रहे हैं कि जो मुंतखब हुकूमत आए फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले और उनके इक़दाम को वो सराहे, इस्टेब्लिशमेंट सियासी जो किरदार हैं जो वो गवर्नमेंट का पार्ट हैं उनके इक़दाम की वो तारीफ़ करें और दोनों एक दूसरे को फिर ऑन बोर्ड लेकर चलें। देखिए ना, वक्त तो यूं आ गया है अब कि चाहे वो जो की पिलर्स हैं सारे, उनको एक डायरेक्शन में पोजीशन में पुल करना है इकोनॉमी को। मैं अगर खुल के बात करूं तो जब पाकिस्तान स्टील को हमने प्राइवेटाइज नहीं होने दिया तो क्या नतीजा निकला, इतनी बड़ा नुकसान हुआ है उसका, इतना बड़ा नुकसान हुआ है मुल्क को। हम सारे जो जुज़ हैं जो मैटर करते हैं, जुडिशरी, मिलिट्री एंड सिविल एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स, यही है ना लोग जो सारे मैटर करते हैं इस वक्त, उन सबको एक डायरेक्शन में पुल करना है। अब एक थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आपने इसका डेवलप किया है। पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी जहां पे ये फैसले हुआ करते थे, पर वो ज्यादा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी से जुड़े थे। अब आपने एक काउंसिल बनाई है जिसको आप SIFC का नाम दे रहे हैं, उसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी मौजूद है। एवरीवन हैज टू पुल इन वन डायरेक्शन। पर मैं फिर आखिर में हमेशा एक बात करता होता हूँ, 5 साल अब जो डिफाइनिंग चीज होगी वो ये होगी कि क्या आप कॉम्पिटेंस बिल्ड कर सकते हैं, वो कॉम्पिटेंस जो एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करे, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिखे, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजी लिखे और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लिखे, और पाकिस्तान का तो आने वाले चंद माह शॉर्ट टर्म में और इंसान लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बड़े ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।